Hello students, how are you? Okay, today we are going to start topic 7.8 that is equilibrium of a rigid body. यहाँ पर पहले हमने जो पार्टिकल वगैरह जो कंसीडर किए थे, अब हम एक कोई ठोस बॉडी लेते हैं, जैसे कि मान लो ये गिलास है, तो इसका जो हम इक्विलिब्रियम निकालने की कोशिश करेंगे और इसके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब हम रिजिड बॉडी के मोशन को इसमें पढ़ेंगे, यानी कि उसके बारे में ये हम जो है इक्विलिब्रियम देखेंगे। और यहाँ पर जब तक जो हमारा डिस्कशन है, अब ये याद रखना कि अब हम जहाँ पर भी फोर्स बोलेंगे, इसका मतलब है वो फोर्स एक्सटर्नल होगा, यानी कि इंटरनल फोर्स कहीं पर भी कंसीडर नहीं होगा जब तक कि हम कहें नहीं। तो ये याद रखना कि जहाँ पर भी हम फोर्स जब बोलेंगे तो वो एक्सटर्नल फोर्स होगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो ये कई कंपोनेंट से बना है तो उसको हम फोर्सेस बोल सकते हैं। तो ये जो जितने भी फोर्सेस हैं वो चेंज करते हैं, फोर्सेस चेंज टोटल लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये जितने भी हैं फोर्स जब लगाया जाता है उस पर जो कई तरह के जो फोर्स होते हैं एक्सटर्नल, वो चेंज कर देता है टोटल लीनियर मोमेंटम को। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग है ट्रांसलेशनल स्टेट्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। जो ट्रांसलेशनल स्टेट है वो बॉडी की बदल जाती है। और ये किस नियम पे आधारित है? ये नियम पे आधारित है एज पर इक्वेशन जो हमने पढ़ रखी है, इक्वेशन dp/dt = F एक्सटर्नल। एक तो ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे फोर्स ने टोटल लीनियर मोमेंटम को चेंज किया है, ऐसे ही जो फोर्स जो लगता है वो टोटल टॉर्क के रूप में जब लगता है तो वो टोटल एंगुलर मोमेंटम को चेंज कर देता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है एंड ड्यू टू फोर्सेस टॉर्क चेंजेस टोटल एंगुलर मोमेंटम। और ये किसके अनुसार है? एज पर इक्वेशन dL/dt = टाउ एक्सटर्नल। ये हमने इक्वेशन ये भी देख रखी है और ये भी देख रखी है। ठीक है, तो ए रिजिड बॉडी इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम डू नॉट चेंज विद टाइम। कोई भी जो है बॉडी, यहाँ पर रिजिड बॉडी हम बोल रहे हैं, वैसे भी कोई भी बॉडी हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है परेशानी। कोई भी बॉडी जब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कही जाएगी जब इसका लीनियर और एंगुलर मोमेंटम समय के साथ बदलता नहीं है, दैट इज़ लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इस केस में 0 होगा। ठीक है, दोनों पॉइंट आ गए समझ में। पहला पॉइंट था कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए लीनियर और एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होंगे समय के साथ। और दूसरा क्या है, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है तो वो एक्सेलरेशन 0 होगा। इसका क्या मतलब हो गया, इस लाइन से जो मैंने बोली है अभी, इट मीन्स नंबर 1, टोटल फोर्स और वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ऑन ए बॉडी इज़ 0। यानी कि टोटल फोर्सेस और वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ऑन ए बॉडी इज़ 0। या हम इसे कैसे लिख सकते हैं, F1 + F2, जो F एक्सटर्नल के जो हिस्से हैं ये, मान लो ये टोटल Fn तक जाता है, ये क्या बोलता है Fi, ये होगा = 0। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसे। ठीक है, तो फॉर दिस कंडीशन, इस कंडीशन के लिए
इस कंडीशन के लिए टोटल लीनियर मोमेंटम डज नॉट चेंज विद टाइम। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है, इसका मतलब टोटल लीनियर मोमेंटम समय के साथ नहीं बदलेगा। दिस इक्वेशन इज कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। ये कंडीशन क्या हो गई कि ये जो है ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन हो गई। और क्या है इसमें, ये इक्वेशन अप्लाई होती है पार्टिकल्स पर भी। इट अप्लाइज टू ऑन पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी ऑल्सो। नंबर 2, इसी के ही पैरेलल में बस यहाँ पे टोर्क लिखते चले जाना है, जैसे कि टोटल टोर्क और टोटल लीनियर टोटल टोर्क मोमेंटम, एक सेकेंड, हाँ, टोटल टोर्क और वेक्टर सम ऑफ टोर्क्स ऑन बॉडी इज 0। जैसे कि इसमें था टोटल फोर्स था, यहाँ पर इसमें आएगा टोटल टोर्क और वेक्टर सम ऑफ टोर्क्स ऑन ए बॉडी इज 0। इसका क्या मतलब हो गया, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस अप टू टाउ n टाउ i इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन दूसरी हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये बोलता है फॉर दिस कंडीशन टोटल एंगुलर मोमेंटम डज नॉट चेंज विद टाइम। जैसे कि इसमें था टोटल एंगुलर मूवमेंट डज नॉट चेंज विद टाइम, इसमें टोटल एंगुलर मोमेंटम डज नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है। और दूसरा क्या है, दिस इक्वेशन इज कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन हो गई, अगर ये 0 है तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन हो गई। और इसमें एक खास बात क्या है कि ये तो अप्लाई होता था पार्टिकल्स के लिए भी, मगर ये अप्लाई नहीं होगा, इट डज नॉट अप्लाई टू द पार्टिकल्स ऑफ बॉडी, ठीक। ये यहाँ तक हो गया। अब एक एग्जाम्पल है, आपकी बुक में है, अगर आप उसे पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर है। वो उसे मैं बता देता हूँ। ये है क्या, प्रूव रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ ओरिजिन। ये है ओरिजिन O, मान लो ये R2 है, ये R1 है पोजीशन वेक्टर, ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है मान लो -F, यहाँ पर फोर्स F2 लग रहा है, ये मान लो AB है, ठीक है। तो इसमें मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं। कि अगर हम इसमें, मैं एक बार और पढ़ दूँ, प्रूव क्या करना है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ ओरिजिन। जो ये है रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, ये जो है ओरिजिन पर निर्भर नहीं करता है, इसका मतलब ये है, यानी कि R1 और R2 पर ये निर्भर नहीं करता है। अगर हम इसे प्रूव कर दें, या ये और ये इस पर निर्भर नहीं करता है, तो हमारा काम हो जाएगा। और इसे दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि प्रूव रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन रिमेन्स सेम इफ़ ओरिजिन ऑफ टोर्क इज शिफ्टेड। अगर ओरिजिन को शिफ्ट करके यहाँ पर ले आएँ या यहाँ पर ले आएँ, तब भी इस पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन सेम, ठीक है। तो इसे मैं शॉर्ट में प्रूव किए देता हूँ कि ये फोर्स और मल्टीप्लाई बाय ये पोजीशन वेक्टर विल बी इक्वल टू दिस मच, ठीक। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, R2 F इज इक्वल टू R1 F, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, R2 F माइनस R1 F इज इक्वल टू 0। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 F इज इक्वल टू 0। और R1 माइनस R2 माइनस R1 क्या है,
ये देखो ऐसे गए, ये इधर है और ये इधर है। अब आप देख लीजिए ऐसे गया, यानी कि R1 प्लस AB इज इक्वल टू R2, या ऐसे लिख दीजिए AB इज इक्वल टू R2 माइनस R1, यानी कि इसकी जगह हम AB लिख सकते हैं, इसकी जगह हम AB लिख सकते हैं, यानी कि ये हो गया ABF। यानी कि अब इससे आप देख सकते हैं कि ये जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए ये विद रेस्पेक्ट टू जो R1 और R2 जो पोजीशन थी उस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये किस पर निर्भर कर रहा है, रिजल्टेंट लाइन पर, रिजल्टेंट इमेजिनरी लाइन पर ये निर्भर करता है। इसीलिए ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन से रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अभी इन इक्वेशन का हम हेल्प लेंगे फॉर प्लेन। ये हो गया फॉर प्लेन, प्लेन मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस के लिए। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एफ आई एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ आई वाई इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ आई जेड इज इक्वल टू 0। ऐसे ही हमने लिखा है इस इक्वेशन को, इसको ये तीन उसमें लिख लिया कंपोनेंट्स में एक्स वाई जेड के लिए। ऐसे ही इस इक्वेशन को लिख लेते हैं टाउ आई एक्स इज इक्वल टू 0, टाउ आई वाई इज इक्वल टू 0। आई का मतलब आपको पता ही है, ith पार्टिकल, और वाई का आपको पता है ये एक्सिस है। ऐसे ही टाउ ith पार्टिकल के लिए टॉर्क इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन क्या कहती हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कंडीशन हो गई। ये 6 कंडीशन हमारे लिए किसके लिए ज़रूरी है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी की सारी ही फुलफिल हों, इसमें से केवल फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम only 3 conditions are required to be satisfied। यानी कि ये 6 कंडीशन तो हैं, लेकिन ये हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें 6 की 6 ही वो ज़रूर सेटिस्फाई हो। इनमें से अगर 3 कंडीशन पूरी हो जाएं तब भी हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। अब इन 6 में वो 3 कंडीशन हैं कौन कौन सी, कंडीशंस कौन कौन सी हैं 3? वो कंडीशन 3 हैं कि ओनली नंबर 1 2 कंडीशंस ऑफ translational equilibrium whose components sum of forces along two perpendicular axis मस्ट बी 0। यानी कि इन 6 में से जो ये वाली कंडीशन है, ये वाली, इनमें से अगर 2 कंडीशन मिल जाएं
कौन सी टू कंडीशंस ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। टू कंडीशंस, इसमें से दो कंडीशन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जिसके कि कंपोनेंट का सम, फोर्सेस के जो सम है एलोंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस मस्ट बी जीरो। पहली तो ये एक कंडीशन ये हो गई, और दूसरी कंडीशन क्या है, एंड वन कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। वन कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम whose components sum must be जीरो। ठीक है, यानी कि या तो इसके कंपोनेंट्स के दो का सम जीरो हो जाए, प्लस इनमें से एक का कंपोनेंट का सम जीरो हो जाए, तो भी हमारा जो है हमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब इक्वेशन ए अप्लाइज, जैसा कि मैंने बताया जो इक्वेशन जो ए थी यहाँ पर, ये वाली इक्वेशन, इट अप्लाइज टू पार्टिकल्स ऑल्सो। सो ये इक्वेशन ये पार्टिकल के लिए भी अप्लाई होती है। देयरफॉर फॉर इक्विलिब्रियम द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी जीरो। ठीक, एंड ऑल दीज फोर्सेस मस्ट बी कंकरेंट, ये एक साथ फोर्स अकर होने चाहिए। ठीक, और अच्छा ये हो गया यहाँ पर। अब आते हैं नेक्स्ट, इसी का ही सब पार्ट है, ये कंटिन्यूटी में ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम इसी का ही पार्ट है ये। इसके लिए हम दो केस लेते हैं और उससे हमारी समझ में आ जाएगा। केस वन, एक हल्की रॉड ले लेते हैं। ठीक है, इसका सेंटर सी यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, ये मान लिया ए है, ये मान लिया ए है। इस पर फोर्स F लग रहा है इस दिशा में, इस पर फोर्स लग रहा है इस दिशा में, फोर्स दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो F मल्टीप्लाई बाई ए है और ये भी F मल्टीप्लाई बाई ए है, लेकिन ये दोनों हैं तो बराबर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ पर रॉड जो है, हियर रॉड रोटेट्स एंड टोटल फोर्स ऑन दी बॉडी इज़ जीरो। नहीं, ये वो यहाँ पर जो ये रोटेट नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगा, ये इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो इसीलिए देयरफॉर सिस्टम इज़ इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन में जब ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है इसके बराबर, ये मल्टीप्लाई बाई ये मल्टीप्लाई बाई, जब ये इक्वल एंड अपोजिट हैं, इन दिस केस सिस्टम इज़ इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इस केस में सिस्टम इज़ इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, लेकिन बट इट इज़ नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, बट नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये खास ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अभी ये आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी और समझ में आएगा। इक्विलिब्रियम, इसका मीनिंग क्या हो गया कि सिग्मा एफ सम ऑफ फोर्सेस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, इसका मतलब ये हुआ मीन्स हियर दिस सिस्टम हैज़
दिस सिस्टम हैज़ यानी कि इट हैज़ ट्रांसलेशनल, ये चलो लिख देता हूँ, ट्रांसलेशनल, इट हैज़ ट्रांसलेशनल मोशन बट नॉट रोटेशनल मोशन। अब मेरा ख्याल है आपकी समझ में आ गया होगा। रोटेशनल मोशन में नहीं है ये रोटेशनल मोशन, यानी कि जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया तो ये घूमेगा तो है नहीं। अगर नहीं घूम रहा है तो इसका मतलब है ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है लेकिन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। केस दूसरा लीजिए, इस केस में कंडीशन वही है, मैं इसी फिगर में थोड़ा अमेंड किए देता हूँ। कंडीशन वही है, सिर्फ ये वाला जो है ये एक ही डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। केस 2 ध्यान रहे मैंने इसी में अमेंड कर दिया है, कहीं आपको आगे चल के डाउट हो जाए। ठीक, अब इस केस में क्या है, इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है तो अब भी बराबर लेकिन एक ही डायरेक्शन में। अब एक ही डायरेक्शन में तो ये घूमेगा, तो ये बोलता है हियर रॉड रोटेट्स। केस 2 में रॉड रोटेट्स एंड टोटल फोर्स ऑन बॉडी इज 0। Therefore body is in or system is in ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर उल्टा हो गया, इक्विलिब्रियम। ठीक, बट नॉट रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज जैसे यहाँ पर था, इट मीन्स इट हैज़ प्योर रोटेशन। इसका मतलब ये हो गया कि ये घूमेगा विदाउट ट्रांसलेशन मोशन। इसका मतलब ये है। ठीक, अब इसके आधार पे अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है ये भी बराबर था, ये भी बराबर है, चाहे ये एक दिशा में है या नहीं है। तो जब बराबर ये जो चीज़ और ये होती है, तो जब एक सी चीज़ होती है तो हम उसको बोल देते हैं कपल। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो गई या नहीं, ये इधर था, ये उस केस में एक में इधर था, एक में इधर था, और यहाँ पर ये इधर है, ये इधर है, तो इसको हम बोल देंगे यहाँ पे कपल। और टॉर्क की डेफिनीशन इसके आधार पर जो हमने किया है, ये बोलता है, मैं पढ़ देता हूँ ऐसे ही क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। ए पेयर ऑफ फोर्सेज मतलब एक ये रहा, पेयर ऑफ फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट, ये याद रखना, अपोजिट, ये इधर है, ये तो एक ही डायरेक्शन है, ये इधर है, ये इधर है। एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन ए बॉडी विद डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन इज नोन एज कपल। मैं एक बार और बोल देता हूँ, ए पेयर ऑफ फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर, अपोजिट डायरेक्शन ऑन ए बॉडी with different lines of action is known as couple. A couple produces rotation without translation. ये वाला केस हमें दे रहा है कपल की डेफिनेशन। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल आपने प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या देखे होंगे। एग्जाम्पल जैसे कि आप बोतल का ढक्कन खोलते हैं, कैप ऑफ बोतल, जब आप इसे खोलते हैं तो बोतल का ढक्कन आपने लिया और आप इसे ऐसे अगर ताकत लगाएंगे इस एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी जो दूसरी ओर ताकत लगाता है जब ये ढक्कन खुल पाता है, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये
आपका कपल हो गया। ऐसे ही आपका मैग्नेटिक कंपास होती है। मैग्नेटिक कंपास जो है कब स्टेबल है, जब नॉर्थ और साउथ पोल होंगे तो ज़मीन भी उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है। ये नीडल भी लगा रही है और ये भी लगा रहा है, तभी वो ये इक्विलिब्रियम में रह पाता है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।